Hello everyone, welcome you all to business model. In this session we are going to discuss about electrical and electronic equipments. इस सेशन में हम जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग और एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस मॉडल में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से क्या क्या पार्ट्स नेसेसरी होते हैं, क्या रॉ मटेरियल लगता है, क्या किस तरीके से हम उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके उन पार्ट्स को असेंबल करके किस तरीके से एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है इस बिजनेसेस को चलाने के लिए, और क्या क्या और भी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट इज़ टेबल फैन। अगर हम फैन की बात करें या टेबल फैन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट है विच इज़ जनरली यूज्ड इन, इसको घरों में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और ये एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड कराता है जिससे कि गर्मी के मौसम में ठंडक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये टेबल फैंस डिफरेंट स्वीप साइजेस में आते हैं, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में भी आजकल टेबल फैंस आ रहे हैं। अगर हम बात करें डिमांड की या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, पहले क्या होता था, पहले ज़्यादातर मेटल्स के टेबल फैंस आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई है वैसे ही इसकी बॉडी में, इसके ब्लेड्स के डिज़ाइन में और डिफरेंट शेप्स में चेंजेस आ गए हैं, और हम ज़्यादातर अब टेबल फैंस की मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक का यूज़ होने लगा है इंस्टेड ऑफ मेटल। तो ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं, जैसे कि 200 mm का टेबल फैन होता है, 300 mm के टेबल फैन और 400 mm टेबल फैन, ये डिफरेंट साइजेस में आती हैं। यहाँ पे अगर हम इनके साइजेस की बात करें तो ये जो साइज होता है, ये जो टेबल फैन के ब्लेड्स होते हैं, तो उन ब्लेड्स से जो डायमीटर, एक ओवरऑल डायमीटर जो कवर होता है वो है ये साइज। जैसे अगर 400 mm का साइज है तो ये जो यहाँ पे जो ये डायमीटर होगा ब्लेड का, ब्लेड से जो डायमीटर कवर हो रहा है, यानी कि जो लेंथ है वो ये साइज होता है टेबल फैन का। 4 mm स्वीप साइज का फैन, जो स्वीप साइज है इसको हम स्वीप साइज बोलते हैं, और जो 4 mm का स्वीप साइज होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 400 mm के स्वीप साइजेस के फैन, टेबल फैंस ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, और ये कॉमनली यूज किए जाते हैं और ज़्यादातर इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे जैसे 200 mm 300 mm के स्वीप साइज के फैंस भी यूज़ किए जा रहे हैं, और इनका भी काफ़ी मार्केट में काफ़ी इनकी डिमांड है। डिपेंड ऑन द कस्टमर नीड्स, जैसे जैसे कस्टमर की नीड होती है उस हिसाब से इनकी भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। तो ये तो था एक ओवरव्यू टेबल फैन का, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, फर्स्ट बिजनेस मॉडल जिसके बारे में बात करें टेबल फैन के बारे में, और भी टेबल फैन की काफ़ी कुछ खास चीज़ें हैं कि टेबल फैन के बारे में ही हम क्यों बात कर रहे हैं। टेबल फैन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि टेबल फैन अर्बन एरियाज को छोड़ के रूरल एरियाज में भी इस प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है आजकल। जैसे कि बिजली गांव-गांव तक पहुंच रही है इस समय, तो बिजली के पहुंचने से लोग क्या कर रहे हैं, अब गर्मी भी पड़ रही है, अब वैसा वातावरण नहीं रह गया है गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पहले होती थी वो क्लाइमेटिक कंडीशंस अब नहीं रह गई। जो वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों की वजह से रूरल एरियाज में भी, गाँव में भी लोग टेबल फैन, इन सब चीज़ों का, क्योंकि ज़्यादातर गांव में लोग पक्का घर बनवाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, सीलिंग्स वगैरह नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे टेबल फैन का बहुत डिमांड है गांव वगैरह में। सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग। और एक और चीज़ है कि टेबल फैन जो अन्य फैंस होते हैं, जैसे सीलिंग फैन हो गया, या जो एक रॉड फैन या फर्राटा जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो कूलर्स होते हैं, तो उनकी एवज में, उनके बदले अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो टेबल फैन काफ़ी सस्ता भी होता है। इट इज़ चीप एंड इट इज़ इकोनॉमिकली फिट फॉर द रूरल एरियाज। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और इस टेबल फैन के बिजनेस को हम बहुत ही छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे खास बात इस बिजनेस मॉडल की यह है कि हम इस
बिजनेस को बहुत ही छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। इसमें हमको कोई ज़्यादा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, हमको डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को मार्केट से एक ऑथराइज्ड वेंडर से हमको परचेस कर लेना है, जो भी रॉ मटेरियल इसमें ज़रूरत होता है, और उसको बस सही तरीका हमको जानना होगा, किस तरीके से हम उसको असेंबल कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, और उसकी टेस्टिंग का सही तरीका क्या है, और उसकी पैकेजिंग का सही तरीका क्या है, और फिर उसको कैसे हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और समर सीजन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें, तो ये था टेबल फैन के बारे में कुछ ओवरव्यू। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल फैंस के बारे में। बहुत सारे टाइप के टेबल फैन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और बहुत सारे टाइप्स के टेबल फैन मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। अगर हम डिफरेंट बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात करें, अगर हम ऊषा की बात करें, या ओरिएंट की बात करें, या क्रॉम्पटन की बात करें, तो ये सब कंपनीज डिफरेंट टाइप के टेबल फैन बना रही हैं, और डिफरेंट डिज़ाइंस में, डिफरेंट कलर्स में। इट डिपेंड्स वो अपने प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट में, कहाँ पे और कौन से शहर में लॉन्च करने वाले हैं, या किस तरीके का उनका कस्टमर है। जैसे कि ऑस्किलेटिंग टेबल फैन, तो ये इट इज़ जनरली जो मार्केट में अवेलेबल रहता है। ऑस्किलेटिंग मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह एक डिफाइंड पाथ पे मूव कर सकता है, मतलब एक पॉइंट से ये मूव कर सकता है, घूम सकता है अपनी जगह पे। डायरेक्शन इसका हम चेंज कर सकते हैं, अपनी जगह पे रहते हुए भी ये डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। रिचार्जेबल टेबल फैन, रिचार्जेबल टेबल फैंस में क्या होता है कि इस टाइप के टेबल फैन में बैटरी का यूज़ किया जाता है। बैटरी होती है, और उस बैटरी से ये स्वचालित होता है ये रिचार्जेबल टेबल फैन। रिचार्जेबल टेबल फैन मतलब हम क्या एक बार इसको रिचार्ज कर लेते हैं, और फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी ले जाके हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इससे हवा ले सकते हैं। देन स्मार्ट टेबल फैन। स्मार्ट टेबल फैन मीन्स उसमें कुछ ऐसी डिवाइस का यूज़ किया गया है जिसको हम अपने स्मार्ट टेबल फैंस को अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम बहुत धूप है, और हम कहीं अपने रूम में जा रहे हैं, बाहर से आने वाले हैं, तो हम क्या करें, कहीं थोड़ी दूरी से भी हम उसको ऑपरेट करके अपने पहले से ही अपने रूम के टेम्परेचर को कूल डाउन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो फॉर दैट ये स्मार्ट टेबल फैन है। उसके बाद में 3 ब्लेड टेबल फैन। ज़्यादातर जो टेबल फैंस यूज़ हो रहे हैं वो 3 ब्लेड टेबल फैंस का यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 ब्लेड टेबल फैन। 5 ब्लेड टेबल फैन बहुत ही हवा को अच्छे तरीके से सर्कुलेट करता है, हेल्प करता है, सर्कुलेशन करता है। सो ये 5 ब्लेड टेबल फैन है। तो एक एक करके हम इन टेबल फैंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि ऑस्किलेटिंग टेबल फैन मैंने बताया, दैट मूव्स बैक एंड फ्रंट, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, आगे पीछे भी मूव कर सकता है। ये ज़्यादा एरिया ये टेबल फैन ज़्यादा एरिया कूल कर सकता है, ज़्यादा एरिया में हवा पहुंचा सकता है। एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में कई डिफरेंट डायरेक्शन में हवा पहुंचा सकता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी सेटिंग्स होती हैं कि एक ही मतलब पता चला कि एक 40 डिग्री पे रोटेट करना है या 60 डिग्री पे रोटेट करना है, इस तरह की सेटिंग्स भी इन टेबल फैंस में होती हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा टेबल फैन है, रिचार्जेबल टेबल फैन। इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, और इसको आप कहीं से भी एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाके उसका यूज़ कर सकते हैं, आप इससे हवा ले सकते हैं। और नेक्स्ट वन है स्मार्ट टेबल फैन। स्मार्ट टेबल फैन, इसमें स्मार्टफोन ऐप की से ऑपरेटेड होता है। ये हम अपने मोबाइल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस से भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टेबल फैन, और इसमें 3 ब्लेड्स होती हैं। ये डिज़ाइन ज़्यादातर अवेलेबल है मार्केट में। एंड नेक्स्ट वन इज 5 ब्लेड टेबल फैन। इसमें 5 ब्लेड्स होते हैं, और ये बेटर परफॉर्मेंस और बेटर एयर फ्लो के लिए ये टेबल फैन यूज़ किया जाता है। 5 ब्लेड टेबल फैन, ये इस टाइप के टेबल फैन का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़्यादा एरिया हमको कवर करना रहता है। जहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर करना रहेगा, ज़्यादा एरिया कूल करना रहेगा, वहाँ पे 5 ब्लेड टेबल फैन का यूज़ किया जाएगा। सो ये तो हो गया टेबल फैन के टाइप्स के बारे में। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेबल फैन, या जिस एरिया में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, या वो रूरल एरिया है, या वो सेमी अर्बन एरिया है, या अर्बन एरिया है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की डिमांड क्या है। तो उस तरीके से हम
कोई भी टाइप्स के टेबल फैन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इनके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से अलग है। बाकी सबका मेन पर्पस एक ही है, टू कूल डाउन द प्लेस एंड गर्मी में यूज़ होना और समर सीजन में ही ज़्यादातर यूज़ होता है इन टेबल फैंस का। सो तो ये थे टाइप्स ऑफ टेबल फैन। सो अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ टेबल फैन की। एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि टेबल फैन वर्क कैसे करता है, क्योंकि फिर हमको ये जानना जरूरी है कि वर्किंग क्या है उसकी, फिर उसी के हिसाब से हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, आगे प्रोसेस के बारे में जान पाएंगे। तो टेबल फैन की अगर हम बात करें तो इसमें तो सबसे पहले तो एक हमको चाहिए पावर सोर्स या ऑपरेटिंग मैकेनिज्म चाहिए जो फैन होता है उसको रोटेट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पावर बटन एंड फ्यू बटन्स और भी होती हैं। मतलब एक पावर बटन होता है जो ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाएगा, पावर ऑन पावर ऑफ के लिए, और कुछ और बटन्स होंगी जो स्पीड को रेगुलेट करेंगी, स्विंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए, और 1 2 3 4 इस तरह के बटन्स होते हैं जो एक स्मॉल स्पीड या बिग स्पीड इस तरीके से इसके लिए यूज़ होते हैं, स्पीड के रोटेशन को, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ब्लेड्स के रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम टेबल फैन के मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, मोटर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मोटर में पास होने लगती है, जो मोटर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर रोटेटिंग द फैन ब्लेड्स। तो उससे क्या हुआ कि जब मोटर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है उसके बाद में मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, और वही उसी मोटर शाफ्ट से क्या होता है, हम फैन ब्लेड्स कनेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो फैन ब्लेड्स रोटेट हो जाते हैं, रोटेट होने लगते हैं अपनी एक्सिस पे। सो टू मूव बॉडी ऑफ फैन साइडवेज डेजिग्नेटेड स्विच इज यूज्ड, और तो इस तरीके से हमारा फैन वर्क करता है। जैसे ही पावर ऑन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मोटर में, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से मोटर रोटेशन होने लगता है मोटर में, और उस मोटर से एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, उस शाफ्ट से एक फैन ब्लेड्स कनेक्टेड होते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा फैन ब्लेड होते हैं वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, और देन एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। सो ये था एक सिंपल सा वर्किंग प्रोसेस ऑफ टेबल फैन। नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेजिग्नेटेड स्विच की। तो जो ऑक्सीलेटिंग मैकेनिज्म है या जो स्विंग मैकेनिज्म है या जो फैन का रोटेटिंग मैकेनिज्म है वो एक डेजिग्नेटेड स्विच की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। मेन पर्पस इसका यही है कि जो मूवमेंट हो रहा है एक एंगल से दूसरे एंगल का फैन का, उसको कंट्रोल करने का मेन पर्पस होता है डेजिग्नेटेड स्विच का। मीन्स एक डिजायर्ड पॉइंट से दूसरे डिजायर्ड पॉइंट तक कंट्रोल्ड वे में डायरेक्शन चेंज होना। तो ये तो था वर्किंग ऑफ टेबल फैन। जैसा कि हमने देखा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, और इस मोटर से ये मोटर लगी हुई है। जैसे ही हम पावर स्विच ऑन करेंगे तो ये इस मोटर में रोटेशन अंदर स्टार्ट हो जाएगा। एक स्टेटर होता है उसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो इस मोटर के साथ में एक शाफ्ट भी अटैच्ड होती है वो शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और ये जो फैन ब्लेड यहाँ पे आप देख रहे हो ये शाफ्ट है, और ये जो फैन ब्लेड है ये इस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही वो शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है उसका रोटेटरी मोशन जो है वो फैन ब्लेड में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से फैन ब्लेड भी रोटेट करना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही फैन ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट होते हैं एयर सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और टेम्परेचर कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था एक जनरल वर्किंग प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता हमको होगी, क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होगी, कौन सी मशीन्स की आवश्यकता होगी हमको टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, असेंबल करने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक तो हमको चाहिए होगा इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए होगी, एक अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक मोटर। हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी रेटेड फ्रिक्वेंसी क्या है और वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रही है। तो और वो मोटर काफ़ी
ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसी मोटर नहीं होनी चाहिए कि हम उसको फ़ैन अपना मैन्युफैक्चर करके तैयार कर दें और उसको मार्केट में बेच दें, फिर उसके बाद में क्या हो कि कुछ दिन के बाद में उसमें प्रॉब्लम्स आने लगें। कुछ समथिंग वारंटी टाइप की भी चीज़ होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, तभी तो हम मार्केट में हमारी पहचान बन पाएंगे, रिलायबिलिटी बन पाएगी, हमारा प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए। सो अच्छी क्वालिटी की मोटर हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, और साफ के साथ में हम उसको लेंगे इस मोटर को। एक मोटर स्टैंड चाहिए होगा, मोटर स्टैंड जो मोटर को क्योंकि जो टेबल फैन होता है तो उसका मोटर कुछ दूरी पे रहेगा, यहाँ से जहाँ से बेस से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसके लिए हमको एक मोटर स्टैंड चाहिए होगी, और उस मोटर स्टैंड में हमको मैकेनिज्म भी चाहिए होगा कुछ, क्योंकि वही मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है स्विंग प्रोसेस के लिए, ऑक्सीलेशन प्रोसेस के लिए फैन के। अगर हम ऑक्सीलेटिंग टाइप फैन बना रहे हैं या सिंपल फैन बना रहे हैं, फिर एक हमको बॉटम बेस चाहिए होगा, एक बॉटम बेस चाहिए होगा जिस पे हमारा स्टैंड लगा होगा, जो बेस हमारा होगा उसी पे सारा वेट आएगा, ओवरऑल वेट हमारा जो फैन का होगा वो सारा उस बेस स्टैंड पे आएगा। और उस बेस स्टैंड में हमको स्विचेस भी हमको लगाने रहेंगे, ऑन ऑफ स्विच हो गया, स्पीड कंट्रोल स्विच हो गया, स्विंग मैकेनिज्म का स्विच हो गया। तो ये स्विचेस की ऐसा बेस होना चाहिए, थोड़ा सा सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए उसका, इस तरीके का हम देखेंगे। और ज़्यादा मीन्स इतना होना चाहिए एक्सेप्टेबल कि उसमें जो भी हमारा स्टैंड है या स्विच है वो अच्छी तरीके से हम उसको फिक्स कर पाएँ। देन उसके बाद में उसके बाद में डिपेंड उसका जो भी डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है कि आप किस डिज़ाइन पे जा रहे हो, या वो स्क्वायर शेप भी हो सकता है, वो ओवल शेप भी हो सकता है, वो अदर भी पॉलीगोनल शेप का हो सकता है। देन उसके बाद में फ्रंट ग्रिल एंड रेयर ग्रिल सेफ्टी पर्पसेस के लिए। और हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो उसका वायर होता है, ग्रिल का जो वायर होता है, जो मेस का वायर होता है, वो 1.6 mm डाया का होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हो सकता है कम ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना होना ही चाहिए, 1.6 mm का होना ही चाहिए मिनिमम। और जो डिस्टेंस है मेसिंग की, जो मेसिंग की डिस्टेंस है 1 पॉइंट से अदर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ग्रिल में जो मेस होती है उसमें एक वायर से दूसरे वायर की जो डिस्टेंस है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी। इस हिसाब से हम इसको मटेरियल को परचेज करेंगे, ये सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में फैन ब्लेड्स हम परचेज करेंगे, डिपेंड्स ऑन द किस स्विप साइज का हम फैन बना रहे हैं, उसी साइज के हिसाब से हम फैन ब्लेड्स परचेज करेंगे। देन स्विंग मैकेनिज्म जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जितने डिग्री पे हम उसको स्विंग कराना है उस टाइप का स्विंग मैकेनिज्म हमको एक चाहिए होगा। स्विचेस चाहिए होंगे, नट बोल्ट्स चाहिए होंगे फिक्स करने के लिए, जो भी हमको जो जॉइंट्स होंगे जो हमारे फैन में उनको फिक्स करने के लिए। पेंट चाहिए होगा फॉर पेंटिंग, अगर हम कुछ ब्रांडिंग या लोगो या कोई अदर चीज़ का पेंट हम करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमको पेंट चाहिए होगा एक पर्पज़ के लिए। एंड सोल्जर वायर चाहिए होगा कनेक्शंस के लिए, एंड इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए होगा। सो इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलेशन पर्पज़ हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो हमको नेसेसरी रॉ मटेरियल है जो हमको ज़रूरत होगा टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, कहाँ से हमको स्टार्टिंग करनी है और कहाँ पे एंड करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टेबल फैन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे रॉ मटेरियल के बारे में, तो उसको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, देन रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, then motor assembly, then fan assembly, then final assembly, and then testing of the final product। पैक और डिस्पैच करने के पहले उस प्रोडक्ट की फाइनल टेस्टिंग हम करेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके इस ओवरऑल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें रॉ मटेरियल प्रिपरेशन की। तो रॉ मटेरियल प्रिपरेशन में हमको क्या करना रहेगा, हमको ये देखना रहेगा जो भी हमने रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के लाया हुआ है वो रॉ मटेरियल सही है, उसकी जो डायमेंशंस हैं वो सही हैं, कहीं पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है। या फिर जैसे अगर हम, क्योंकि ज़्यादातर जो टेबल फैंस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस समय एट दिस टाइम वो प्लास्टिक का ही मटेरियल यूज़ हो रहा है।
तो प्लास्टिक के मेटल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं पे कुछ सरफेस में फिनिशिंग प्रॉब्लम्स हल्का फुल्का हो सकता है, इंट्रूड्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह से ये सब बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को देखना, फिनिशिंग वगैरह सब देख लेना है, सॉर्टिंग कर लेना है, सारे जो भी प्रोडक्ट है एक टाइप के प्रोडक्ट को एक जगह पे रख लेना है। जो भी एक फैन को बनाने के लिए जितना प्रोडक्ट चाहिए होगा उसको एक जगह सब छांट के रख लेना है। जैसे कि क्वालिटी चेकिंग, सॉर्टिंग होगा, फिर जनरल मशीनिंग करनी रहेगी कि फिक्स करने के लिए, जैसे स्टैंड को अगर हमको बेस प्लेट से फिक्स करना है तो उसके लिए एक होल चाहिए होगा, तो उस हिसाब से एक डायमेंशन लेके हमको होल करना रहेगा, होल स्ट्रीमिंग ऑफ एक्सेस मटेरियल जो निकला होगा, ठीक है। स्लॉट मशीनिंग, ग्राइंडिंग कर लेना होगा। तो एक ऑर्डर में हम इसको फाइनल असेंबली के लिए इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लेंगे, रॉ मटेरियल को अपने। सो नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करेंगे असेंबली, मोटर असेंबली। तो मोटर असेंबली में एक हमने तो पहले ही एक मोटर ली हुई है शाफ्ट के साथ में, तो शाफ्ट का तो हमको कुछ करना नहीं है। तो और इसमें अदर चीजें हमको क्या जोड़नी रहेंगी, जैसे कि हमको इसमें कैपेसिटर लगाना रहेगा, एक कैपेसिटर लगाना रहेगा फेज डिफरेंस के लिए, और एक रेजिस्टर लगाना रहेगा जो कि करंट को रेगुलेट करेगा, स्पीड वगैरह के रेगुलेशंस के लिए रेजिस्टर यहाँ पे लगाना रहेगा हमको। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रेगुलेट करेगा, लिमिट करेगा। मोटर के साथ में कनेक्शंस करने पड़ेंगे कैपेसिटर और रेजिस्टर के। देन उसके बाद में अदर कनेक्शन हमको करने पड़ेंगे, पावर सप्लाई वगैरह के कनेक्शन, पावर स्विच के कनेक्शन भी मोटर के साथ में करने रहेंगे। तो ये थी एक मोटर की असेंबली हमको करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में फाइनल असेंबली रहेगी। फाइनल असेंबली में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी पार्ट्स हैं उनको हम असेंबली स्टेशन पे लाएंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, बेस प्लेट से स्टैंड को स्क्रू बोल्ट की मदद से फिक्स कर देंगे, फिर मोटर को उस स्टैंड पे फिक्स कर देंगे। देन उसके बाद में शाफ्ट और फैन ब्लेड को फिक्स कर देंगे पुली और बेरिंग के उससे। एंड देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट ग्रिल होगा, रियर ग्रिल होगा, उसको फिक्स कर देंगे। देन उसके बाद में एक कॉर्ड होगी जो हमारी पावर कॉर्ड होगी, पावर कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो 2 मीटर के आसपास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में हमारा जो होगा वो फैन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। फाइनल असेंबली में क्या होगा, फैन ब्लेड वगैरह जो मैंने बताया भी कि उसको रोटर से हम लोग रोटर शाफ्ट से फिट कर देंगे। उसके जो सेफ्टी गार्ड्स हैं, जो फ्रंट ग्रिल है, रियर ग्रिल है, उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद में एक जो उसके मैकेनिज्म होगा, स्विंग मैकेनिज्म होगा, उसको फिक्स कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंड एंड मोटर। देन उसके बाद में ये फैन ब्लेड को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। एंड ये हमारा जो है, ये है हमारा स्विंग मैकेनिज्म, ये स्टैंड में ही फिक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, फैन ऑक्सीलेट करेगा, रोटेट करेगा अपने ही एक्सिस पे, ठीक है। और इन सबको कनेक्शंस करने के बाद पावर कनेक्शंस कर दिए जाएंगे, और हमारा पावर कॉर्ड जो है, मतलब पावर सप्लाई कॉर्ड भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये थी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे फैन की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए जाएंगे। सो टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कुछ रेटिंग्स दे पाएंगे, उसी की बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की वारंटी भी रख पाएंगे, और उसी की बेसिस पे हम कस्टमर को भी रिलायबल प्रोडक्ट भी दे पाएंगे। तो और जो कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे कि मार्किंग्स, हमको मार्किंग्स भी करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्ट पे। जैसे कि हम एक मेटल प्लेट पे कुछ मार्किंग कर सकते हैं कि रेटेड अबाउट द रेटेड वोल्टेज क्या रहेगा उस फैन के लिए। जनरली 230 से 240 वोल्ट तक रहता है। ये रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है फैन की, वो भी हमको मार्क करनी पड़ेगी। एंड स्पीड क्या है, आरपीएम, वो भी हमको मार्क करना पड़ेगा अपने फैन पे। तो ये सब चीजें हमको मार्क करनी, आईएसआई मार्किंग करनी पड़ेगी हमको अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब मार्किंग हमको करनी पड़ेगी, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी। तो ये सब मार्किंग भी करनी रहेगी वहाँ पे। तो एक मेटल प्लेट लेके उस पर मार्क करके ये सब चीज़ें हम उसको फिक्स कर सकते हैं बेस प्लेट पे टेबल फैन के। अब टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग
पहले तो हार्डनेस, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग होगी, जो भी उसकी आउटर बॉडी है, जो भी फैन की बॉडी है उसके लिए हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हमको इलेक्ट्रिकल और इंटरनल फिजिकल पैरामीटर्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फैन को क्या हम 24 आवर्स तक हमको चला के देखना रहेगा। एक हाईएस्ट जो उसकी स्पीड है, जो उसकी हाईएस्ट रेटेड स्पीड है, हाईएस्ट रेटेड वोल्टेज पे हम उसको चला के देखेंगे फैन को 24 आवर्स तक। देन उसके बाद में हमको उसके जो भी उसके रेगुलेटर्स हैं या जो उसकी स्पीड रेगुलेटर्स हैं उनके लिए एक मैकेनिकल एंड्योरेंस टेस्ट करना पड़ेगा। मैकेनिकल एंड्योरेंस टेस्ट करना पड़ेगा। एंड्योरेंस टेस्ट स्पीड रेगुलेटर्स के लिए, जो नॉब्स हैं जो कंट्रोल करेंगे स्पीड को, तो ये करीबन इनको ओपन क्लोज करके, इनको घुमा के करीबन ये हमको 1500 टाइम्स ये करना पड़ता है फॉर मैकेनिकल रेजिस्टेंस टेस्टिंग के लिए। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एयर फ्लो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हमको एनीमोमीटर का यूज करना पड़ेगा, एयर फ्लो टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये थे कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो हमको बहुत ही नेसेसरी हैं, करने ही करने हैं, ठीक है। और हम और अच्छे से अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम टेस्ट रूम भी बना सकते हैं। तो उस टेस्ट रूम के डायमेंशंस क्या रहेंगे, 4 मीटर क्रॉस 4 मीटर क्रॉस 3 मीटर। सो 4 मीटर हाइट, 4 मीटर ब्रेथ एंड 3 मीटर लेंथ रहेगी। इस साइज का हम इस डायमेंशन का टेस्ट रूम बना के फैन की टेस्टिंग करते हैं। तो ये था टेस्टिंग पार्ट। तो इस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट। सो हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद में अगर ये सारे टेस्ट पास कर लेता है हमारा प्रोडक्ट, देन हम आगे का प्रोसेस जो कि होगा पैकेजिंग का प्रोसेस होगा। तो और स्टैंडर्ड्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ। तो हमको जैसे कि ये 2008 क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये आता है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जितनी भी क्वालिटी मैनेजमेंट हमको करनी रहेगी फैन से रिलेटेड, वो हमको देखना पड़ेगा। एंड ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर टेबल फैन, ये स्पेसिफाई किस तरीके का टेबल फैन होगा, उसकी रेटेड फ्रिक्वेंसी या रेटेड वोल्टेज होगा, ये स्पेसिफाई करने के लिए है। देन उसके बाद में हम अपने प्रोडक्ट की पैकिंग कर देंगे और फिर उसको मार्केट में सेल के लिए डिस्पैच कर देंगे। पैकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कोरुगेटेड मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं पैकिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको पॉलिथीन में पैक करेंगे अपने फ़ैन को। पॉलिथीन पैक करने के बाद में उसको एक कोरुगेटेड पैक में फिर उसको पैक कर देंगे। तो पॉलिथीन पैकिंग के लिए भी ये ध्यान रखना होगा कि वो 75 mm के ऊपर ही, माइक्रोन के ऊपर की होनी चाहिए पॉलिथीन। तो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था पैकिंग एंड डिस्पैचिंग। तो ये था पूरा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ टेबल फैन कि किस तरीके से टेबल फैन को हमको मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या नेसेसरी रॉ मटेरियल यूज होगा टेबल फैन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और क्या किस तरीके से हम उसको टेस्टिंग करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द टेबल फैन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि है एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि एलईडी बल्ब के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलईडी। एलईडी मींस लाइट इमिटिंग डायोड। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के बारे में, यानी कि एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हम अब जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हो रहा है, सबसे पहले क्या होता था, पहले एक 100 वाट का बल्ब होता था जिसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता था, वो हीट होता था, उसकी वजह से हमको रोशनी मिलती थी। देन धीमे धीमे हम CFL पे आए, फिर उसके बाद में अब हम एलईडीज में डील करते हैं। हम एलईडी ज़्यादातर आप कहीं भी देखोगे एलईडी का ही यूज़ हो रहा है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, ऑफिसेज हों, चाहे वो घर हों, कहीं भी हो। तो ऐसा क्यों आखिर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट हैं और बहुत ही कम हीट जनरेट करते हैं। टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जहाँ पे वहाँ एरिया जो होता है वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, हीट बहुत कम जनरेट करते हैं, कम लाइट का यूज़ करके ज़्यादा रोशनी देते हैं। सो दैट्स वाई एलईडी ने जो है सभी चीज़ों के ऊपर
कनकर कर रखा है, सभी जो भी लाइट इमिटिंग बल्ब्स थे या जो भी थे उनके ऊपर कनकर कर लिया है पूरी तरीके से। तो बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है और बहुत ही मिनिमम पूंजी लगा के, बहुत ही कम पूंजी से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इवन हम इवन एक सिंगल व्यक्ति भी, एक सिंगल पर्सन इस बिजनेस को अपने लेवल पे ही स्टार्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर हम रूरल एरियाज, अभी तो जैसे कि मैंने बात की कि अब तो गांव-गांव बिजली पहुंच रही है, तो जब बिजली पहुंचेगी तो वहां बिजली से चलने वाले प्रोडक्ट भी पहुंचेंगे, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो अब बहुत ही कम ऐसा कोई गांव होगा, अगर हम बात करें इंडिया की, तो जहाँ पे दिए वगैरह का यूज़ किया जा रहा होगा। अब ज़्यादातर गाँव में बल्ब का यूज़ हो रहा है, तो बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये। तो इसमें अब हम बात करते हैं एलईडी के बारे में। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसमें, एलईडीज में। तो वो क्या करता है कि जैसे ही करंट पास होता है तो वहाँ से वो लाइट क्रिएट कर देता है। तो हैज़ हाई ल्यूमिनन एफिशिएंसी और 110 ल्यूमेंस पर वॉट, बहुत ही ज़्यादा ल्यूमेन एफिशिएंसी होती है। 110 पर 110 लूमेंस पर वॉट की एफिशिएंसी होती है। तो दैट्स वाई एलईडी बल्ब काफ़ी चर्चा में है, इस समय काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी वेरिएशंस में आते हैं, 5 वॉट, 7 वॉट, मतलब इस तरीके के वेरिएशंस में आते हैं एलईडी बल्ब्स। अब हम बात करें कि बहुत ही कम जो इनकी बेनिफिट की बात करें अगर हम एलईडी बल्ब के, तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा रोशनी देते हैं। हाई ब्राइट प्रोड्यूसर्स ब्राइट लाइट एंड मोर ब्राइटनेस, और लॉन्ग सेल्फ लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। अगर हम अदर लाइट सोर्सेज की बात करें, बल्ब्स की बात करें, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 to 80,000 आवर्स का तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं एक एलईडी बल्ब को। तो लाइफ लॉन्ग मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था कुछ ओवरव्यू एलईडी बल्ब का। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें, एलईडी बल्ब के बेनिफिट्स के बारे में, तो कूलर देन इनकैंडेसेंट बल्ब्स इन ऑपरेशन। जो भी हम बल्ब यूज़ करते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब्स जो हम यूज़ कर रहे थे पहले, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, तो उनकी अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं और बहुत ही कम हीट जनरेट करते हैं। एंड इंस्टेंट ऑन, अनलाइक, क्या होता है कि जैसे ही हम ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ये वैसे ही जल जाते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा जलने में। जैसे फ्लोरेसेंट लाइट्स वगैरह होती थी, या ट्यूब लाइट की अगर हम बात करें, ट्यूब लाइट वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको ऑपरेट होने में। जैसे हम स्विच ऑन करते थे तो वो थोड़ा सा टाइम लैग रहता था, टाइम लगाती थी ऑन होने में। एलईडी बल्ब्स में क्या है, आप स्विच ऑन करेंगे एंड विद इन अ सेकेंड ये ब्राइटनेस स्टार्ट हो जाएगी, रोशनी आना शुरू हो जाएगी। और डिफरेंट कलर्स में, ब्रॉड रेंज ऑफ कलर्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हैं एलईडी लाइट्स, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं, डिफरेंट वोल्टेज रेंज में अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट साइज के डिफरेंट वोल्टेज और अदर भी डिज़ाइंस और शेप्स में भी अवेलेबल हैं आजकल एलईडीज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इवन एक पेन के आकार का भी, इस पेन के साइज का भी आपको एलईडी बल्ब मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी टॉक्सिक मेटल का यूज़ नहीं होता है, सिंपल एलईडीज यूज़ होते हैं, मरकरी वगैरह का यूज़ नहीं होता है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है एलईडी बल्ब और सस्टेनेबल टू इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है ये। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स एलईडी बल्ब के। एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है इसमें एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले तो हमको बल्ब हाउसिंग चाहिए होगी, यानी कि जिसमें कि सारे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे वो उस बल्ब हाउसिंग में रहेंगे। हीट सिंक चाहिए होगा हमको, जिसको हम आम भाषा में एल्युमिनियम टिक्की बोलते हैं। एंड एक कंपाउंड भी होता है, वो भी चाहिए होगा, हीट सिंक कंपाउंड चाहिए होगा। रेक्टिफायर चाहिए होगा विद फिल्टर सर्किट्स, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं। रिफ्लेक्टर ग्लास चाहिए होगा, जिसको हम डिफ्यूज़र बोलते हैं। एक हमको B22 कैप चाहिए होगा। कनेक्टिंग वायर और सोल्डरिंग फ्लक्स चाहिए होगा। पैकेजिंग मटेरियल्स चाहिए होंगे हमको। एंड देन एलईडी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मीन्स जो भी टेस्टिंग के लिए या जो भी अदर पंचिंग मशीन हो गई, ये सब मशीन हमको छोटी मशीन चाहिए होंगी। अगर हम अपने बिजनेस को छोटे स्तर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जितना ही अपने बिजनेस के लेवल को बढ़ाएंगे, स्केल को बढ़ाएंगे, उस हिसाब से मशीन्स का भी स्केल बढ़ जाएगा। मशीन्स हैवी होती जाएंगी, मशीन्स
ऑटोमेटिक होती जाएंगी, ठीक है, जैसे जैसे हम स्केल को अपने चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी बहुत ही छोटे लेवल से, हम चाहें तो उसको अपने स्केल को बढ़ा भी सकते हैं, तो उसी हिसाब से उसकी मशीनरी, उसका मटेरियल, सब सारा सभी स्केल बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में इस समय ऐसी भी मशीनरी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है और वो मशीन अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारी मैन्युफैक्चरिंग कर देगी। तो ये था इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल जो हमको, नेसेसरी रॉ मटेरियल जो हमको चाहिए होगा एक एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और ये भी डिपेंड करता है कि हम अगर हम साइज की बात करें तो जैसे जैसे हमको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम साइज की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बड़े साइज की तरफ बढ़ेंगे, या हम बात कर लें पावर की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम ज़्यादा पावर का बल्ब बना रहे हैं, ज़्यादा वॉट का बल्ब बना रहे हैं, तो जब हम उसको इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक एवरेज पावर का बल्ब बनाना है पहले, एवरेज वोल्टेज पे एवरेज पावर का बल्ब बनाना है पहले, तो जिससे क्या हो कि स्टार्टिंग में हम रिलायबल हो पाएँ, अपने प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को प्रूव कर पाएँ कि हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है। क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा रिप्लेसमेंट आएगा तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमको एवरेज पावर का बल्ब बनाना स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि 7, 9, 12, 15 वॉट, इतना ठीक है। तो ये स्केल ठीक ठाक स्केल है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए इस बिजनेस की। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अब जान लेते हैं कि क्या जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके एक एक करके उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बल्ब हाउसिंग की और हीट सिंक की। तो बल्ब हाउसिंग जिसमें जो ऑल नेसेसरी पार्ट्स है या जो ड्राइवर है उस सबको, पीसीबी जो बोर्ड होता है जिसपे एलईडी लगा होता है विद एलईडी चिप, तो उस सबको होल्ड करता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये है बल्ब हाउसिंग। ज़्यादातर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की बल्ब हाउसिंग हम यूज़ करते हैं एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मेटल्स की भी बल्ब हाउसिंग का यूज़ किया जाता है। इट डिपेंड्स कि हमारा स्केल क्या है, हमारा किस तरीके का हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का स्केल क्या है, तो उसी हिसाब से हम हाउसिंग के मटेरियल का चूज करते हैं। मेटल्स की भी और पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स की ज़्यादातर पीपी की हाउसिंग का यूज किया जाता है। हीट सिंक जो होता है वो जैसे कि एल्युमिनियम टिक्की होती है, वो हीट सिंक का काम करती है। एंड एक कंपाउंड सिलिकॉन कंपाउंड होता है, उसका भी हम यूज करते हैं हीट सिंक पर्पस के लिए, ठीक है, जिससे कि जो एलईडी मॉड्यूल से जो हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये थी हमारी बल्ब हाउसिंग, ये था बल्ब हाउसिंग के बारे में कुछ ओवरव्यू। अब हम बात करने वाले हैं फिल्टर सर्किट यानी कि ड्राइवर के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसका मेन काम यही होता है इस फिल्टर सर्किट या ड्राइवर का, कि ये अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देता है डीसी में, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। और जितने भी एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सबको फिल्टर कर देता है। फिल्टर इसमें रेक्टिफायर वगैरह लगे होते हैं, तो उन सबको फिल्टर कर देता है, मीन्स उनको टोटली रिमूव कर देता है बल्ब के उससे कंपोनेंट से, ठीक है। तो जो भी मतलब पावर सप्लाई आ रही है वहाँ उस एसी जब वो कन्वर्ट होती है तो उसको पूरी एसी कंपोनेंट जो भी होती है उनको सबको फिल्टर करके रिमूव कर देता है। तो मेन यही है इसका। और ड्राइव करना यानी कि जो सर्किट है उसको मतलब अच्छी तरीके से उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलाने का काम होता है इस ड्राइवर का, बल्ब की ऑपरेशंस को। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये तो था हमारा फिल्टर सर्किट ड्राइवर के बारे में जनरल ओवरव्यू। तो नेक्स्ट वन इज B22 कैप और रिफ्लेक्टर ग्लास, जिसको हम डिफ्यूजर भी बोलते हैं। तो B22 कैप जहाँ बल्ब में आपने देखा होगा पीछे की तरफ एक ये जैसे ये जो एल्युमिनियम का कैप होता है इसको हम लोग B22 कैप बोलते हैं। तो B22 कैप जैसे कि हमने देखा होता है जो बल्ब के बैक का पीछे का पार्ट होता है जो कि कनेक्ट तौर पे काम करता है, पावर सप्लाई और बल्ब के बीच में कनेक्शन का काम करता है। वो होल्ड करता है बैक पार्ट ऑफ द बल्ब, पूरे बल्ब को होल्ड करता है, जैसे कि इस तरीके से आप देख रहे हैं B22 कैप है। मैकेनिकली सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फॉर बल्ब, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को सपोर्ट करता है। रिफ्लेक्टर ग्लास जो बल्ब के ऊपर का पार्ट होता है,
वो होता है रिफ्लेक्टर ग्लास। जैसे कि आपने देखा होगा जो सीएफएल के ऊपर जो पार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्टर ग्लास। होता क्या है, जो एलईडी होता है वो जब वो उसमें जो लाइट जब वो वहां से निकलती है एलईडी से, तो वो एक डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन से नहीं होती, इधर उधर फैली रहती है। तो डिफ्यूजर का काम क्या होता है, रेगुलेट्स ल्यूमिनस फ्लक्स फ्रॉम लाइट सोर्स बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करके पूरे जो सोर्स है ल्यूमिनस सोर्स, जहां से यानी कि एलईडी से जो ल्यूमिनस इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो रेज आ रही हैं, उनको पूरे ब्राइटली पूरे मतलब एरिया में फैला देना। ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट ऑफ एलईडी होता है। तो ये था हमारा जनरल ओवरव्यू अबाउट B22 कैप एंड डिफ्यूजर। अब हम बात करने वाले हैं अपने मशीन्स, टूल्स क्या चाहिए होंगे हमको एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको कैप पंचिंग मशीन चाहिए होगी, यानी कि B22 कैप पंचिंग मशीन चाहिए होगी। देन सोल्जरिंग मशीन चाहिए होगी फॉर कनेक्शंस, फॉर सोल्जरिंग कनेक्शंस। एक एल्युमिनियम टिक्की फिटिंग मशीन चाहिए होगी, एल्युमिनियम टिक्की फिटिंग मशीन चाहिए, पंच इसको भी पंचिंग मशीन बोलते हैं। एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए होगा फॉर मेजरिंग वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट्स, एंड एक लक्स मीटर चाहिए होगा फॉर मेजरिंग द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, मशीन्स हैं जो कि हमको चाहिए होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कैप पंचिंग मशीन, जो B22 कैप को जो हाउसिंग होती है बल्ब की उससे फिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं, तो ये था हमारे जो मशीन से इंपॉर्टेंट टूल्स रिक्वायरमेंट जो है उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, यानी कि हमको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक बोर्ड ले लेंगे, यानी कि जो पीसीबी बोर्ड है जिसपे हमारी एलईडीज एम्बेडेड होंगी, फिक्स्ड होंगी, वो बोर्ड ले लेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस बोर्ड पे हम एक हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे। तो हीट सिंक कंपाउंड हमारा लगाने का मतलब, हीट सिंक कंपाउंड लगा के इस एल्युमिनियम टिक्की में हम फिक्स कर देंगे इस बोर्ड को विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रू। ठीक है, हीट सिंक कंपाउंड लगाने के बाद का मेन पर्पस यही है कि जो भी हीट जनरेट होगी इस एलईडी से, इन एलईडी से, वो क्या होगी, वो इस एल्युमिनियम टिक्की में चली जाएगी और ये एब्जॉर्व कर लेगा सारा हीट। जो भी इस एलईडी बोर्ड का हीट होगा वो इस एल्युमिनियम टिक्की में एब्जॉर्व हो जाएगी। तो जैसे हम इन दोनों को फिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, आप ये देख रहे हो ये दो होल होते हैं इस एल्युमिनियम टिक्की में। इन दो होल्स में से ये वायर्स हम निकाल के इस बोर्ड से हम कनेक्शंस को ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सोल्जरिंग रॉड की हेल्प से हम कनेक्शन को ज्वाइन कर देंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर सर्किट को, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस हाउसिंग में ये दो खांचे बने हुए हैं आप देख रहे हैं, तो इस ड्राइवर सर्किट को इन खांचों में फंसा देंगे और ये जो एल्युमिनियम टिक्की होगी ये यहाँ पे आके हम इसको फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन में लगा के हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बोर्ड इसके साथ में फिक्स था और ये इससे फिक्स हो गया और ये सर्किट भी इसके अंदर ड्राइवर सर्किट फिक्स हो गया। ये वाले कनेक्शन इससे हो गए और ये जो कनेक्शन जो पीछे आपको दिख रहे हैं दो, ये कनेक्शन हम बाद में इस B22 कैप से कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस B22 कैप से कनेक्शंस कर देंगे। देन उसके बाद में कैप को इसमें फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन, कैप पंचिंग मशीन। देन उसके बाद में हम इसको डिफ्यूजर को इस बल्ब में लगा देंगे। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, पीसीबी बोर्ड विद बल्ब हाउसिंग, पीसीबी बोर्ड बल्ब हाउसिंग फिक्स कर दिया। देन नाउ प्रेस इट विद पंचिंग मशीन से हम उसको प्रेस कर देंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जो हमको कनेक्शंस करने थे ड्राइवर के, और ये जो हमने, ये हमारा जो हीट सिंक था, तो ये हमने सोल्डरिंग मशीन्स के साथ उससे हेल्प से कनेक्शंस कर दिए हाउसिंग में ही, और ये फिक्स हो गया हाउसिंग में। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ असेंबल्ड एलईडी पैकेजिंग, असेंबल्ड एलईडी बल्ब। फिर उसके बाद हम उसको टेस्टिंग करेंगे। हमको एक बात ध्यान रखनी है कि बल्ब की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग से फाइनल असेंबली से पहले, डिफ्यूज़र लगाने से पहले, जब हम ड्राइवर में ये पीसीबी का
जिसमें ये एलईडीज लगी हुई हैं उसका जब कनेक्शन करेंगे तो वहीं पे हम चेक करके देख लेंगे कि हमारी एलईडीज वर्क कर रही हैं कि नहीं वर्क कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेस्टिंग अपरेटस। देन उसके बाद में ही हम डिफ्यूजर को इस हाउसिंग के ऊपर लगाएंगे। और डिफ्यूजर को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हमको सॉल्वेंट भी चाहिए होगा, वो लगा के हम डिफ्यूजर को लगाते हैं जिससे कि हमारा डिफ्यूजर निकले नहीं जब हम उसको पैक करें या मार्केट में सेल करने के लिए जाएं। हमको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। देन उसके बाद में बल्ब की टेस्टिंग होती है, उसको कंटिन्यूस कुछ हाई रेटेड वोल्टेज पे जो या रेटेड पावर पे हम उसको जला के देखते हैं। जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस सही होगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम उसको फिर पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एलईडी बल्ब अंडर द बिजनेस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इस सेशन में टेबल फैन और एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हमने जाना, किस तरीके से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे इस बिजनेस में। तो ये था ओवरऑल बिजनेस मॉडल इन दिस सेशन। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी प्रॉफिटेबल लगा होगा आपको। मिलते हैं अगले बिजनेस मॉडल में, तब तक के लिए थैंक यू।